हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम बेसिक बायोलॉजी का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, सेल हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है और सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, किसे सेल कहते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो अच्छे से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले बोलते हैं व्हाट इज़ सेल। आपने भी सोचा होगा, अपने आप से खुद पूछा होगा सेल होता क्या है। मतलब हम उसे बेसिकली एक यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं कि वो लाइफ की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया होगा। तो बेसिकली यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सेल से बने हुए हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि हम पे क्या बहुत ज़्यादा सेल्स से हम बने रहते हैं। हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो तभी हम सेल को हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं लिविंग बींग्स का। क्यों स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि वो हम एक तो सेल से हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं। आपको पता है सेल से हमारे बनते हैं टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ से हमारे बनते हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन से बनता है हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे जो सेल्स हैं वो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑर्गन क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारा फंक्शन भी हमारे ह्यूमन बींग्स में करवा रहा है और हमें एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो तभी हम सेल को क्या कहते हैं, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्योंकि सेल से ही हम सब क्या है बने हुए हैं और सेल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको पता होगा सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा छोटा पार्ट है और ये केपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बेसिकली ये बात है कि अपने आप इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट रह सकता है, अकेले रह सकता है और अपने एसेंशियल लाइफ फंक्शन खुद कर सकता है। ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, अगर जो बेसिकली जो पहले जो ऑर्गेनिज्म थे जिनसे हम बने वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। क्योंकि इस अर्थ में पहले कुछ नहीं पाया जाता था। सबसे पहले जो यहाँ पे जो स्पीशीज़ पाई गई है, जो चीज़ें ऑर्गेनिज्म मिले हैं वो क्या है, हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। उन सिंगल सेल से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, जो आपने इससे पहले चैप्टर में देखा था इवोल्यूशन क्या होता है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे पूरे बॉडी में, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, हमारी स्किन हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, हमारी मसल्स और इवन द बोन, वो किससे कंपोज्ड है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ सच सेल्स। हर जगह क्या है, हमारे सेल ही सेल क्या है, प्रेजेंट है हर जगह। और हम सब किससे बने हुए हैं, एक छोटे से स्मॉल से सेल से बने हुए हैं। इमेजिन करिए कितना स्मॉल सेल होगा, उसे उतने सारे बने। हम अपने कभी भी आपने नोटिस किया होगा, हम हमें स्किन के सेल थोड़ी ना देख पाते हैं, बट जो हमारे जो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डेली क्या होते हैं, डाइड होते हैं, न्यू सेल्स हमारे फॉर्म होते हैं। तो हमारे जो सेल्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट है, बट हम उन्हें अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। और अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में उनके लीव्स हो गए, उनके फ्लावर्स हो गए, रूट्स की अगर हम बात करते हैं, इवन द वुड, सबके सब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबके सब किससे बने हैं, हमारे सेल से बने हैं। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो। जो सेल्स हैं हमारे, हर सेल की अपनी खुद की लाइफ है। जो हमारे जो ओल्ड एंड वीक सेल्स होते हैं हमारे जो बॉडी में, वो जो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डाइड होते रहते हैं और रिप्लेस्ड होते हैं हमारे न्यू सेल्स से। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मैंने आपको बताया था हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डाई होते रहते हैं और हमारे जो न्यू सेल्स है वो हमेशा क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे कोई भी हो, वो सबके सब अपनी लाइफ किससे स्टार्ट करते हैं, एज अ सिंगल सेल कॉल्ड द एग, जिसे हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं, जिससे हम खुद बने हुए हैं, एम्ब्रियो। जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, जिससे हम बने हुए हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी एक छोटे से सेल से क्या होता है, बॉर्न होता है। अब इमेजिन करिए हम छोटे से सेल से इतने मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। क्योंकि सेल्स क्या करते हैं, उनका फंक्शन ही होता है, वो क्या करते रहते हैं, रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जो सेल्स हैं वो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस बनते रहते हैं हमारी इनसाइड द बॉडी। जो हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम सिर्फ किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
और इनकी जो बारे में हमने एग्जिस्टेंस के बारे में हम तभी पता चला, मैंने आपको बताया था जब माइक्रोस्कोप हमारे क्या हुए थे, इन्वेंशन हुआ था माइक्रोस्कोप का, तभी हमने मॉलिक्यूलर और ये सेल्स की चीज़ों के बारे में पता है। अगर माइक्रोस्कोप नहीं होते तो हम अभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हम इतने छोटे पार्ट से बने हुए, एक छोटे से सेल से हम क्या हुए हैं, बने हैं। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। हमारे इन्वेंशन कब हुआ था माइक्रोस्कोप का और हमारे सेल की कब डिस्कवरी हुई थी। जो हमारा जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था वो हमारा बनाया गया था, डच साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन ल्यूइनविक, जिनके बारे में आपने सुना होगा। ही वॉज एन ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफिशियल, जिनने क्या करा था, उनकी हॉबी थी कि वो क्या करते थे, लेंसेज से क्या करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, उनकी एक हॉबी थी। तो उन्हें कहा जाता है ही इज़ सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड 400 माइक्रोस्कोप। उनने कितने 400 माइक्रोस्कोप्स क्या करे हैं, बनाए हैं। और बेसिकली जितने भी माइक्रोस्कोप हैं सब में क्या है, सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस है और उन्हें क्या कहा जाता है, हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या होता है। उन्हीं लेंस से हम क्या कर सकते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें अपने देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप हैड अ कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अप टू 200 टाइम्स। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को 200 टाइम्स क्या कर सकते हैं, छोटा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर कोई भी हम कुछ भी रखेंगे अगर, तो उसे हम कितना छोटे तरीके से भी देख सकते हैं। अब हमारे जो लुईन हुक थे उनका हमारा एक माइक्रोस्कोप फिगर 2.1 में दे रखा है। ये 2.1 में देखिए, ये उनका फर्स्ट माइक्रोस्कोप था, तो आप इस पर देख पा रहे होंगे। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो यहाँ पे लेंस प्रेजेंट है, तो इससे ये जो लेंस है इसमें बायो कॉन्वेक्स क्या है, लेंस प्रेजेंट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, छोटे तरीके से देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। सिर्फ ये 200 टाइम्स छोटा करता है कोई भी चीज़ को, कितना, 200 टाइम्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे देखने के लिए हमें चीज़ को अप्लाई क्लोज टू द लेंस ऑन वन साइड, और ऑब्जेक्ट हमें ये जो निडल लाइक स्क्रू दिख रहा है आपको, इसके अपोजिट साइड में रखना पड़ेगा। लेंस का जो आगे का हिस्सा है इसके पीछे वाले हिस्से पर अपोजिट साइड में क्या रखना पड़ेगा हमें, जिस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है, जिस चीज़ को हमें मैग्नीफाई करना है, उसे हम वहाँ रखेंगे। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इनने हमारा माइक्रोस्कोप बनाया था 2 लेंस करके। इनने 2 लेंस यूज़ किए थे, क्योंकि जो एंटोनी थे उन्होंने सिर्फ एक लेंस यूज़ किया था, वो भी बाय कॉन्वेक्स। इनने क्या करा था, 2 लेंस यूज़ किए थे, जिससे वो ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, मतलब बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सके। मैग्नीफाई का मतलब है हर तरीके से चीज़ों को छोटा करके, मतलब बारीक से बारीक चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को अच्छी तरीके से खोल देना, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को रखोगे तो उसकी पावर हमने बढ़ा दी ना, उससे छोटे से ऑर्गेनिज्म को हमने मैग्नीफाई कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर इसे कहते हैं हम। तो उसके बाद उन्हें हम क्या कहने लग गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपने, ये है हमारा हुक का माइक्रोस्कोप, फिगर 2.2a में देख रहे होंगे आप। ऑब्जेक्ट टू बी सीन, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना होगा उसे हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा स्टेज में। फ्रॉम द लाइट फ्रॉम एन ऑयल फ्लेम वॉज थ्रोन ऑन द बीन्स बाय मीन्स ऑफ कॉन्वेक्स कवर। ये हमें दे रखा है। जो हमारा जो ए पार्ट है वो माइक्रोस्कोप है। जब वो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइट की ज़रूरत पड़ती है ऑयल लैम्प से, तभी जब लाइट उसमें गिरेगी तो हम उसे अच्छी तरीके से फोकस्ड होके देख सकते हैं। दूसरा क्या है, फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट बिलो द माइक्रोस्कोप बाय अ फ्लास्क। फ्लास्क में हमने क्या करा है, फिल्ड विद वाटर है। फिर उसके बाद जो हमारा जो 5 है, इसे हम आई पीस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस और द ट्यूब, जिससे हम यही जो 3 वाला पार्ट है इससे हम देखेंगे, और यहाँ पे हमें वो चीज़ रखेंगे, जिसके बाद उसे हमें मैग्नीफाई करके हम उस चीज़ को यहाँ 3 वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये हमारी हुक की ड्राइंग थी ऑफ अ सेलुलर स्ट्रक्चर। ये उसने हमें सेल का एक स्ट्रक्चर, उसकी ड्राइंग है कि सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब आप देख सकते हैं सेल के स्ट्रक्चर में हमारे क्या है, छोटे छोटे क्या हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, तो इसे ही हम सेल कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने एक थिन स्लाइस ली थी, किसकी, कॉर्क की। कॉर्क हमारा बार्क ऑफ द स्टेम होता है,
जो हमारे वुड्स में पाया जाता है, जो आपने देखा होगा ओल्ड जो वुडन स्टेम्स होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, वो बेसिकली बार्क बोलते हैं नाम। तो बार्क ऑफ द स्टेम उन्होंने थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की, और उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के नीचे क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे, पाइल्ड अप टुगेदर, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, वो एक दूसरे के साथ क्या होकर पाइल्ड अप हो रखे थे, मतलब ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स थे। ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ साइड में देखिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट्स थे जो एक के साथ स्टैकअप हो रखे थे, लाइन अप हो रखे थे, और ये न्यूक्लियस है हमारा। ऐसे उन्हें ऑब्जर्व किया गया। तो उन्होंने उसे जब देखा तो उन्हें कैसा फील हुआ, जैसे रूम्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो हमारे जो कॉर्क होता है वो किससे बना रहता है, मेड अप ऑफ सेल से। जो जो सेल्स जो हुक ने ऑब्जर्व किए थे वो क्या थे, बेसिकली डेड सेल्स थे, क्योंकि कॉर्क जो होता है, जो बार्क ऑफ द स्टेम होती है हमारी, वो डेड हो जाती हैं। तो उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, तो उसमें उन्हें कुछ नहीं दिखा था, बस क्या देखे थे उन्होंने, एम्प्टी बॉक्सेस थे और कुछ नहीं था, सिर्फ एम्प्टी बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट्स थे। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे जो एम्प्टी बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट्स उन्हें क्या हुए, ऑब्जर्व्ड हुए। उसके बाद ये हमारा एक ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन इम्प्रूव किया गया। जो ओरिजिनल उन्होंने बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हुक ने उसे मॉडिफाई किया गया। ये हमारा आई पीस है, आपको दिख रहा है, ये आई पीस है, ये बॉडी ट्यूब है। आई पीस से बेसिकली हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हम छोटी सी, ये जो दिख रहा है आपको स्लाइड, इस स्लाइड में हम रखेंगे चीज़, फिर उसके बाद इस लेंस से हम क्या करते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ये हमारा एडजस्टमेंट के लिए होता है, हम इस जो ये कोर्स एडजस्टमेंट है, इसे मूव करवा के हम जो लेंस है उसे चेंज कर सकते हैं, उसकी पावर बढ़ा सकते हैं, उसे जूम कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा मिरर है, मिरर यहाँ नीचे से लगा रहता है, ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से हम आई पीस में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा चीज़ जो हमने माइक्रोस्कोप में रखी, और ये इसका बेस है। तो ये हमारा एक ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो अब मॉडिफाई हो चुका है, जो पहले माइक्रोस्कोप था। उसके बाद फर्दर इन्वेंशन हुई हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, और हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली सेल्स के बारे में। अब जो ये कितना ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता था, 2 लाख टाइम्स एज अगेंस्ट द माइक्रोस्कोप कंपाउंड, ओरिजिनली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज़्यादा 2 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था। अब सोच सकते हैं हम सेल्स की छोटी से छोटी डिटेल्स तक को भी देख सकते थे। तो हमने क्या किया, द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट विच इज़ बैंड बाय ग्लास लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज। तो हमारा जो ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उससे क्या करते, हम लाइट यूज़ कर रहे थे, जो हमारे जो ग्लास लेंस थे वो उसे तब मैग्नीफाई जाके कर रहा था। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने क्या यूज़ किया, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करे, जो हमारे मैग्नेट्स क्या कर रहे थे, बेंड कर रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइंड जाते हैं हमारे एटम्स के अंदर, या आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे जाके कि एटम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमने क्या करा, माइक्रो चीज़ों को मैग्नीफाई किया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है फिगर 2.4 में। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। अब हमारी सेल थ्योरी दी गई एक जर्मन बॉटनिस्ट ने 1838 में, मैथियस था उनका नाम। उनने ये बोला गया था, जितने भी जो प्लांट में जितनी भी चीज़ें होती है, एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। किससे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं। और उनने ये सब चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस क्या बड़ी सेल्स के चीज़ों के बारे में पढ़ा, तब जाके उन्होंने ये बोला कि जितने भी जो हमारे प्लांट हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो किससे बने हैं, हमारे सेल से बने हुए हैं। उसके बाद एक साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, थियोडोर, एक वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स के बारे में रिसर्च करते हैं, जूलॉजिस्ट मतलब जो हमारे एनिमल्स के बारे में रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने भी सिमिलर डिस्कवरीज करी। उन्होंने बताया जितने भी जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। और वो ही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ ही हम किसे कहते हैं, सेल से बनते हैं। क्योंकि ये जो जब उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हर चीज़ को मॉडिफाई करके देखा, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, तब उन्हें पता चला। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों ने अलग अलग चीज़ें बताई कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं वो किससे, प्लांट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, प्लांट सेल से बनते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे एनिमल सेल से। और यही दोनों के लिए क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारे इसे ही हम सेल थ्योरी बोलते हैं इन शॉर्ट में, जो दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया।
उसके बाद ये उन्होंने प्रपोज की थी 1839 में। उसके बाद एक अनदर साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्शॉ, 1858 में। उनने एक सेल थ्योरी में एक और एडिशन किया। उन्होंने ये बोला कि जितने भी जो सेल्स हैं हमारे, वो किससे अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसी से ही हमारे नए सेल्स बनते हैं। उनने ये बात बोली। अब हमें पता चला कि सेल थ्योरी में 3 मेजर पॉइंट्स है। पहला है कि जो हमारा जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये 2 पॉइंट है हमारे। एक तो हमारे सब बॉडी का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और सेल ही हमारे फंक्शंस करवाते हैं, क्योंकि सेल से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स हमारे क्या करवाते हैं, पूरे बॉडी फंक्शंस को करवाते हैं। और थर्ड क्या था कि जितने भी जो सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। तो हमारी जो सेल थ्योरी थी वो ये थी। ये तीनों मेजर पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या दिए गए थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी का मतलब क्या है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट का एग्जांपल लिया हम, जैसे मैंगो ले रहे हैं, और एनिमल्स का एज अ फ्रॉग ले रहे हैं। अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट लेते हैं, चाहे हम फ्रॉग का ले या हम मैंगो प्लांट का ले, और उन्हें अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो हमें क्या एक शो होगा, एक सेलुलर स्ट्रक्चर शो होगा। सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों शो होगा, क्योंकि हमने सेल थ्योरी में पढ़ लिया है कि जितने भी हमारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो किससे बनते हैं, हमारे सेल से बनते हैं। तो हमें एक सेलुलर स्ट्रक्चर शो होगा, जिसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की। और अगर हम किसी भी फ्रॉग या मैंगो को देखेंगे तो इनकी एक्टिविटी देखेंगे हम। जैसे हमारे जो मूवमेंट ऑफ फ्रॉग है वो कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है। अगर जैसे हम भी खुद अगर हम मूवमेंट करते हैं, हम हाथ उठा रहे हैं, अगर हम पेन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और उसके हिसाब से क्या हो रहा है, हम काम कर पा रहे हैं। और जो हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, जो फूड डाइजेस्ट करता है फ्रॉग हमारा एंजाइम से, जो उसके सेल्स, जो गट के जो सेल होते हैं सिक्रीट करते हैं, वो फिर ऑब्जर्व करते हैं सेल। उसके बाद वो जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो सेल यूज़ करते हैं फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और मैंगो सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अकर होता है सेल्स के अंदर, लीव्स के रूट सेल्स, और रूट सेल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से। तो सेम ऐसे ही होता है, जैसे हमें फूड हम कैसे करते हैं, एंजाइम्स होता है हमारी बॉडी में, और या फ्रॉग की बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, और फिर वो फूड वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सेल, और वो इस जो फूड ऑब्जर्व करते हैं उसी से उनकी एक्टिविटीज़ चल रही होती है। बेसिकली ऐसा होता है कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं उन्हें भी ज़रूरत होती है हर चीज़ की, क्योंकि हमारा सेल भी क्या करता है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो उसे भी हर चीज़ की ज़रूरत है। उसे भी फूड चाहिए, तो उसे फूड कहाँ से मिलता है, जो हम खाना खाते हैं। और जैसे अगर मैंगो ट्री हो गया, हम ट्री की बात करते हैं, तो उनके उसमें क्या प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से वो फूड बनाते हैं, और वो फूड वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनके पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो दोनों में क्या है, दोनों में फंक्शन कौन कर रहा है, हमारे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट क्या है। फिर हम बात करते हैं सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड। बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्रॉग और मैंगो ट्री अगर हम बात करते हैं, दोनों के दोनों मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बने हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली डाई होते रहते हैं, मरते रहते हैं, और हमारे न्यू सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है, एग्जिस्टिंग सेल इज़ नेवर एंडिंग चेन। जब मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट यही था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि हमारा एक सेल है, ये हम सेल ले रहे हैं, फिर ये डिवाइड होता है, फिर ये 2 सेल्स बनाता है, ठीक है, और फिर ये दोनों डिवाइड होते हैं यहाँ पे, और फिर ये 2 सेल्स बनाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, एक सेल से हमारे 4 सेल्स बने, और ये अगर डिवाइड होते हैं रहते हैं, जितनी बार ये डिवाइड होते रहेंगे उतने मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे प्रोड्यूस होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से एक सेल है, उससे हम इतने सारे सेल्स बना रहे हैं, और इसी से वजह से हमारे जो सेल होते हैं कॉन्टिन्यूसली डाई होते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं हमारे न्यू सेल से, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल का जो है प्रोसेस वो क्या कर रहा है, चल रहा है। फिर हम बात करते हैं ऑल लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितनी भी जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट हो रही है, हमारी सिंगल सेल से। चाहे अगर आप मैंगो की बात करें या ट्री की बात करें, जैसे अगर मैंगो अगर बात करें तो सीड से फॉर्म होता है, तो हमारी जो सीड होती है वो एक सिंगल सेल होता है, उसके बाद वो पूरा डिवाइड होकर एक पूरा हमारा ट्री बना देता है। और अगर हम सेम बात करें हमारे फ्रॉग की, तो फ्रॉग भी क्या होते हैं, एग्स होते हैं, सिंगल सेल हमारा एग होता है, उसके बाद वो डिवाइड होते हैं, फिर वो टैडपोल बनते हैं, फिर उनका पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके वो फ्रॉग बनते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा तीनों पॉइंट कि हमारी जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पे हमारे तीनों पॉइंट क्लियर होते हुए कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, और हमारी जो लाइफ है वो सिंगल सेल से क्या होती है, फॉर्म होती है। तो हमारे ये तीनों पॉइंट क्लियर होते हुए अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेडिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। जितना ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने नंबर ऑफ सेल्स उसके बॉडी में ज़्यादा होंगे। अगर हम सिंगल सेल्स की बात करते हैं तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे जस्ट सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं उन्हें हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हमारा सिंगल सेल्ड होता है, यीस्ट हमारा सिंगल सेल्ड, अमीबा भी हमारा सिंगल सेल्ड क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये क्या हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनमें सिर्फ एक ही सेल कंटेंट होता है, तो ये एक ही सेल से बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यू सेल्ड की, जिसमें थोड़े बहुत सेल्स होते हैं। तो जैसे हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो फ्यू सेल्स से बने हुए रहते हैं, फ्यू मतलब 100 to few thousand सेल्स। उसमें आ गया हमारा स्पाइरोगाइरा और वॉल्वैक्स। ये दोनों जो हैं ये हमारे किससे बने रहते हैं, फ्यू सेल्स से बने रहते हैं। इनमें सिर्फ 100 और few thousand क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा स्पाइरोगाइरा होता है, वोल्वैक्स होता है, ये एल्गी होती है हमारी। आप एल्गी के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो एल्गी एक तरफ से प्लांट्स के उसमें आती हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, फ्यू सेल्ड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेल्ड, जिसमें हम मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हो गया हमारे ह्यूमन बींग्स, हम लोग हो गए, और मैंगो ट्री, जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा उसमें सेल्स यूज़ हुए होंगे। अब हम बात करते हैं सेल्स हाउ स्मॉल्स। हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तभी हमें सिर्फ उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, वैसा हमें नेकेड आइज से सेल्स नहीं देख सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होते हैं वो होता है हमारे बैक्टीरिया, जो हमारे 0.3 to 5.0 माइक्रोमीटर होते हैं। अब इमेजिन करिए माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटे होते हैं, माइनस में चला गया है। तो बेसिकली ये इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। फिर हमारे होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वो हमारे कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे में 7 माइक्रोमीटर के थ्रू होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं हम, बहुत छोटे सेल्स। उसकी बात करते हैं हम लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स होते हैं जो हमें पाए जाते हैं। क्योंकि आप इमेजिन करें, नर्व सेल्स हमारे ब्रेन्स में होते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे सेल हमारी फिंगर से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके जा सकते हैं। फिंगर से लेके स्पाइनल कॉर्ड, हमारी बैकबोन तक। अब सोचिए इतने लंबे सेल्स होते हैं, हमारी फिंगर की टिप से लेके बैकबोन तक जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी, क्योंकि नर्व्स जो होती है हमारे पूरे बॉडी में हर जगह फैली हुई होती हैं। अब नर्व्स अपनी देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से, आपकी जो वेन्स दिख रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक टिप से लेके कितने टिप तक जा सकती है। तो बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स क्या होते हैं, हमारे नर्व सेल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा जो लार्जेस्ट सेल है वो है हमारा एक्चुअली द सेंट्रल येलो स्पेयर, जिसे हम यॉक कहते हैं। वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच। जो हमारा ऑस्ट्रिच होती है उसका जो एग होता है वो सबसे ज़्यादा आज तक का लार्जेस्ट सिंगल सेल है वो पूरे वर्ल्ड में। और वो अब इमेजिन करिए, सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल इन द वर्ल्ड इस ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसमें जो योक पार्ट प्रेजेंट होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल्ड है। अब हम बात करते हैं स्मॉलनेस ऑफ सेल्स अ ग्रेटर एफिशिएंसी। अब जितने छोटे होते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि जनरली जो सेल्स होते हैं वो साइज़ में तो छोटे होते हैं, और उनके 2 डिफरेंट रीज़न है। क्योंकि different regions of a cell can communicate with each other rapidly for cell to function effectively। बेसिकली वो सेल्स इतने छोटे तो आराम से वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरे सेल से, और अच्छे से अपने फंक्शंस जो हैं वो आराम से करवा सकते हैं। और अगर दूसरा पॉइंट क्या है उनका, एक तो लार्ज सरफेस एरिया डैश वॉल्यूम रेशियो होता है फॉर द ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि आपको पता है जो सेल्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, डिफ्यूज होती है, अंदर जाती है, बाहर आती हैं। तो उसके लिए भी उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये जो 2 पॉइंट है इनके एफिशिएंसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एक तो सेल्स क्या होते हैं आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, और दूसरा इनका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, आराम से जो पार्टिकल्स हैं उन्हें डिफ्यूज़ कर सकते हैं अपने अंदर और बाहर। अब हमें यहाँ पे अगर आपको सेकंड पॉइंट को अच्छे से समझना है तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है।
अब एक आपने एक क्यूब लिया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपने देखा तो 2 मिलीमीटर है। तो आपने इसे क्या किया, 2 × 2 किया तो 6 सर्फेसेज, मतलब 6 सर्फेसेज है, 1 2 3 4, अगर आप पूरे क्यूब में सर्फेसेज गिनेंगे 6 है, तो पूरा क्या हो गया 24 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है, मिलीमीटर। अब उसके बाद अगर अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्यूब को इसे 8 हिस्से में काटें, ठीक है, और 8 हिस्से में काटने के बाद अगर आपने क्या कर दी, जो इसकी लेंथ है वो हाफ कर दी, हाफ तो कर दी क्योंकि आपने क्या करा, इसे पूरे 8 हिस्सों में काट दिया है। तब आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 से 1 मिलीमीटर हो गई, तो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 6 सर्फेसेस, क्योंकि हर एक क्यूब में क्या है, एक 6 सर्फेसेस है। अब कितने पीस हो गए हमारे, ऐसे 8 पीस हो गए, ठीक है। अब 8 होंगे तो अगर आप इंटू करोगे 8 करोगे तो आपका 48 स्क्वायर मिलीमीटर आ जाएगा। तो आप इमेजिन करिए, एक स्मॉल इतना बड़ा क्यूब इतनी ज़्यादा रेशियो नहीं ले सकता है जितना अगर हम इस क्यूब को 8 हिस्सों में काटें, तो उसका जो हमारा सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। बट इन दोनों केसेस में इनकी जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, बट जो इनका सरफेस एरिया है वो दोनों में का क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका 24 था, अब दूसरे का क्या हो गया 48। कैसे हुआ है, क्योंकि हमने उसकी लेंथ हाफ कर दी और इसे 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं सेल की शेप के बारे में, कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है। सेल शेप टू सूट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेटली इन साइज शेप होते हैं, सबका शेप बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत ज़्यादा शेप के सेल्स आप पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं बोल रही हूँ एक डिस्क लाइक, फिर पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ब्रांच्ड और इवन इरेगुलर। ये जो शेप होती है ना, ये रिलेटेड होती है इनके फंक्शन से, क्योंकि इनके जो शेप होती है और साइज़ होता है यानी कि फंक्शन से रिलेटेड होता है कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उस हिसाब से इनकी शेप और साइज़ होता है। अब जैसे इसमें यहाँ पे एग्जांपल में आपको सेल्स दिखा रहे हैं, जैसे ये आपको एपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, फिर हमारे जो ह्यूमन ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे बाइकॉन्केव होते हैं, फिर हमारे कार्टिलेजियस सेल्स दिख रहे हैं, फिर हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं ये लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, हमारे प्रांस के सेल दिख रहे हैं। तो सबके आप जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सबकी शेप क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब जैसे यहाँ पे बता रखा है, जो हमारे जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होता है, हमारे एक तो गोल होते हैं, सर्कुलर होते हैं और बायो कॉन्केव होते हैं। वो ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो बॉडीज़ में बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जो क्या बोलते हैं, जिन्हें हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उनको घुसने के लिए हमें जो साइज़ है वो क्या चाहिए, छोटा चाहिए, और वो सर्कुलर होते हैं तो आराम से क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस वजह से उनका जो साइज़ है उनके फंक्शन से रिलेटेड है, उनका साइज़ उन्हें उसी हिसाब से मिला है जो उन्हें फंक्शन करने हैं। अब जैसे जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एमोबाइड होते हैं, इसलिए क्यों होते हैं, क्योंकि वो अमीबा जैसे मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे स्यूडोपोडिया, इसमें क्या कर सकते हैं, वो अगर कैपिलरी वॉल से क्या करते हैं, स्क्वीज आउट हो जाते हैं। अगर कैपिलरी वॉल है तो उसमें से निकल के दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी डिजीज़ होते हैं उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, उन्हें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स का। तो इनकी जो शेप होती है वो उनके काम के साथ क्या होती है, मैच होती है। उसके बाद होते हैं हमारे नर्व सेल्स। अब हमारे नर्व सेल्स अगर लॉन्ग नहीं होते तो हमारी बॉडी में जितने भी जो इम्पल्सेस है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, वो नहीं हो पाती, ठीक है। जितना भी जो हमारा जो ब्रेन हमारे फंक्शन करता है, अब आपको पता ही, अगर आप बुक पढ़ रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो ये, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपका ब्रेन आपको मैसेज भेज रहा है ना, तब जाके वो काम कर रहे हो। तो ब्रेन कैसे मैसेज भेज रहा है, नर्व सेल्स के द्वारा भेज रहा है। तो नर्व सेल्स अगर लॉन्ग नहीं होते तो आप काम कर पाते, नहीं कर पाते। तो नर्व सेल्स को इम्पल्स कैरी करवाने के लिए लॉन्ग होना पड़ता है। तो जितने भी जो सेल्स हैं सब के सब, इनके जो फंक्शंस है सब इनके शेप से रिलेटेड है। फिर जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग और कंट्रैक्टाइल होते हैं, जिससे वो अपने पार्ट्स को स्क्वीज कर सकें। मसल सेल्स अगर लंबे कंट्रैक्टाइल नहीं होते तो आप अपना हाथ आराम से मूव नहीं कर पाते, पेन नहीं चला पाते। तो मसल्स हर जगह प्रेजेंट है, तो उनके लिए काम करने के लिए वो कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम गार्ड सेल्स की बात करें, गार्ड सेल बेसिकली हमारे लीव्स में पाए जाते हैं। ये बीन शेप्ड के सेल्स होते हैं। बीन शेप्ड मतलब जैसे राजमा खाई होगी आपने कभी, तो राजमा के दानों जैसे होता है, ऐसे करके ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स में। बीन शेप सेल्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, पोर को क्लोज करना और बंद करना। तो इनका जो शेप है ये इनके काम के अकॉर्डिंग है।
अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस से सेल बनता है, अब हम उस चीज़ के बारे में देखेंगे। अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। आपने अब ये वेरियस काइंड ऑफ सेल्स की शेप के बारे में तो पता चल गया, तो आपको पता है सेल की शेप के डिफरेंसेस और उनके फंक्शंस बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। बट अब हम देखते हैं वेरियस काइंड ऑफ सेल्स शो स्पेशल डिफरेंसेस, क्योंकि सबके डिफरेंसेस हैं, सब बहुत अलग अलग होते हैं। सबके पर जो उनका स्ट्रक्चरल प्लान होता है वो सबका सेम ही होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है सबका सेम है, ठीक है। बट हमारे उसमें भी डिफरेंसेस है, हम थोड़े अलग दिखते हैं, कोई थोड़ा और अलग दिखता है, बट हमारे जो फंक्शंस हैं सबके सेम ही तो हैं। आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रही हूँ, मैं भी खाना खाती हूँ, तो सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो सेम है, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब हम इसे हम जनरलाइज सेल कहते हैं। तो हमारे जो जनरलाइज सेल होता है वो 3 असेंशियल पार्ट होता है। पहला होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर होता है हमारा न्यूक्लियस, एंड देन होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा फिगर 2.6 देखिए आप, जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दिख रहा है एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दूसरा हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस हमारा एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है। और तीसरा क्या है हमारा साइटोप्लाज्म, ये जो हमारा जो लिक्विड है पूरे सेल्स में अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब आप देखिए ये हमारे 3 जो स्ट्रक्चर है ना, हम क्या कहते हैं, जनरलाइज सेल्स के तौर पर देखेंगे। फिर हमारा आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज मतलब लिटिल ऑर्गन्स। जैसे हमारी पूरी बॉडी में काम करवाने के लिए पूरे ऑर्गन्स हैं, वैसे सेल के पास भी ऑर्गन्स होते हैं जो उनके फंक्शंस करवाते हैं। और जितने भी सेल्स होते हैं सबके डेफिनाइट शेप होता है, सबका डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है इनका, और डेफिनाइट फंक्शन भी होता है। तो ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी में अगर हम बात करें, लंग्स का एक अलग स्ट्रक्चर है, हार्ट का अलग स्ट्रक्चर है, और सबका क्या है, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, और क्या है, अलग अलग फंक्शन है। वैसे ही अगर हम बात करें सेल के अंदर, तो सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स है और सबका अलग शेप है, अलग साइज है, और पूरा डेफिनाइट स्ट्रक्चर के साथ उनका पूरा एक डेफिनाइट क्या है, फंक्शन है। तो ये एक स्पेशल सबके सब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो हमारे जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो लिविंग पार्ट्स होते हैं, मतलब वो भी क्या है, लिविंग है, उन्हें भी चीज़ें चाहिए होती है। लिविंग पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल हमारे लिविंग है, तो उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, लिविंग होंगे। अब हम बात करते हैं द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव। जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो सिलेक्टिव है। परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि वो अपने अंदर परमिशन किन चीज़ों को अलाउ करने दे रही है अपने सेल के अंदर, उसे हम उसकी परमेबिलिटी कहते हैं। और वो क्या होती है, सिलेक्टिव का मतलब ये है कि वो सिर्फ कुछ चीज़ों को अलाउ करती है सेल के अंदर आना, और कुछ चीज़ों को नहीं करती है। अब कुछ चीज़ों को करेंगे और कुछ चीज़ों को नहीं करती है। अब जैसे प्लांट सेल्स हैं, उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई रहती है, सेलुलोज से बनी रहती है, जो हमारा क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है। सेलुलोज क्या है, हमारा नॉन लिविंग सब्सटेंस है। और जो हमारा जो देखो सेल मेम्ब्रेन तो अंदर की लेयर हुई, उससे पहले हमारी सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो हमारा जो सेल वॉल है वो क्या करता है, शेप देता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है विदाउट इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को नहीं इंटरफेयर करता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, शेप देना, हमारी सेल को परफेक्ट शेप, और उसे बचा के रखना काफ़ी सारी चीज़ों से। तो ये हमारा फंक्शन है सेल वॉल का। बट जो हमारी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, फ्रीली परमिएबल। अब फ्रीली परमिएबल का मतलब ये किसी को भी अलाउ कर रही है अपने अंदर आना। मतलब सेल वॉल तो अलाउ कर देती है, बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना मुश्किल होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अलाउ करती है सेल के अंदर जाना। तो ये तो आपको पता चल गया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो हमें आपको प्लांट सेल दिखा रखा है यहाँ पे फिगर 2.6 में। तो आपको इसकी द सेल शोन इन फिगर 2.6 ऑल्सो शोज द पोर्शन ऑफ द सेल वॉल ऑफ 6 सराउंडिंग सेल्स। इसमें आपको सेल वॉल भी दिखा रखी है, अ थिन मिडल लेयर भी दिखा रखी है, जो इन सेल्स को क्या कर रही है, जोड़ के रख रही है। कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स आर द सेल वॉल ऑफ देयर डेड सेल्स। जो कॉटन है और जूट है और जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो सेल वॉल्स होती है
किसकी, डेड सेल्स की। क्योंकि कुछ कुछ जो सेल वॉल्स होती हैं, उस सेल वॉल्स के बारे में मैंने बताया वो सेलुलोज से बना रहता है। तो बेसिकली क्या है, हमारी डेड लेयर है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की सराउंडिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेल, कौन से लिविंग पार्ट्स होते हैं और कौन से नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं। अब हम लिविंग सेल्स की बात करें तो पार्ट्स ऑफ अ सेल, अब हम बात करें तो लिविंग तो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल क्या होती है, हमारी नॉन लिविंग होती है। वो नॉन लिविंग सिर्फ किस में होती है, प्लांट सेल्स में होती है, क्योंकि प्लांट सेल्स किससे बने रहते हैं, सेलुलोज से बने रहते हैं। एनिमल्स में सेल वॉल लिविंग होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद है साइटोप्लाज्म में। अब ये जो स्ट्रक्चर के नाम दे रखे हैं ये सब हम अभी जाके पढ़ेंगे आगे। जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिविंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा लिविंग होता है, गोल्गी अपैरेटस हमारा लिविंग होता है, राइबोसोम हमारा लिविंग होता है, लाइसोसोम्स भी होता है, सेंट्रोसोम भी होता है। सेंट्रोसोम सिर्फ हमारा एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लास्टिड्स हमारे सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लांट सेल्स में पाया जाता है, कौन सा एनिमल सेल्स में पाया जाता है। अभी जो तीन चीज़ें, ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स एंड फैट ड्रॉपलेट्स, ये क्या है हमारा नॉन लिविंग। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिविंग होती है, न्यूक्लियोलाई होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स लिविंग होते हैं, बट जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो क्या होता है हमारा नॉन लिविंग। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लिविंग पार्ट्स और कौन से हमारे नॉन लिविंग पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो इसमें दोनों में एनिमल सेल्स में जो लिक्विड प्रेजेंट है और इसमें भी प्लांट सेल में जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारा पार्ट ऑक्युपाई करता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर हमें इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें कलरलेस दिखता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, या ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, और या फिर वाटरी कह सकते हैं, पानी जैसा, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। बट जो हमारा जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन होती हैं सेल के अंदर, सब किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती हैं। और जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो स्टेट होता है सब मूवमेंट, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। और अब हम थोड़े बहुत जो साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। ये बहुत ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर होता है और इसका एग्जिस्टेंस हमें तब मिला जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कारण ही हम सेल्स के अंदर की जितनी भी चीज़ें उनके बारे में हमें पता चला है। बेसिकली एक इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर साइटोप्लाज्म इन अ सेल। ये क्या हमारा एक नेटवर्क है, और नेटवर्क टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन, और ये हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको, ये रफ, जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिखा है, देखो ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पूरे जो मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो इसका जो आउटर एंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, वो किससे कनेक्टेड होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, सेल मेम्ब्रेन से। और जो इसका इनर एंड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जो आउटर एंड है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो इनर एंड है वो हमारा किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये कभी कभार रफ दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे प्लांट सेल्स में लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसका मतलब है कि इसमें एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो इसमें अटैच्ड होते हैं, तब इसे हम रफ कहते हैं। और स्मूथ हम इसे तब कहेंगे जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे। ये और क्या करता है, ये हमारे सेल को सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है, और ये हमारा पाथवे होता है, बिकॉज ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल हमारे एक पार्ट ऑफ द सेल से टू द अदर। ये क्या करता है, सपोर्टिंग, हमारे पूरे सेल को सपोर्ट करता है अच्छे से। और इसका और काम क्या है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करता है मटेरियल्स एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट के सेल्स में, ठीक है। फिर हमने बात करी थी अभी राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम हम बेसिकली बोलते थे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन सिंथेसिस की साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ये बहुत ज़्यादा छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, या तो फिर ये ऐसे ही हमारे पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रीली फैले हुए रहते हैं, या फिर हमारे मेम्ब्रेन में अटैच्ड होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में अटैच थे। और इन्हें हमें क्या कहते हैं, इन्हें हम फैक्ट्रीज कहते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इन्हें हम फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे क्या करते हैं, प्रोटीन को बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारा एनर्जी प्रोड्यूसर है। ये क्या करता है, हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है।
तो ये बेसिकली हमारा स्पेरिकल शेप में होता है, या तो गोल होगा या रॉड की शेप में होगा या फिर थ्रेड की शेप में होगा। ये बेसिकली हमारे छोटे से माइन्यूट डबल बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी क्या बोलते हैं जो इनर वॉल्स होती है उसमें थोड़े छोटे प्रोजेक्टिंग आउट इनवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो मैं अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाऊं तो ये है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मैं जिसे यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमें, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसा होता है। ये देखो ये ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, डबल लेयर्ड। फिर उसके अंदर ऐसे क्रिस्टी टाइप के ये ट्यूब सी बनी हुई रहती हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, और इन्हें एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, हमारे एटीपी की फॉर्म में। आपने सुना होगा एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारे जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ना सेल के, उन्हें हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सब में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो एटीपी हमें कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। तभी इसे हमें क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। इसे हम क्या कहते हैं, डिलीवरी सिस्टम। ये क्या करता है, सब चीज़ों को क्या करता है, डिलीवरी देता है। लाइक जैसे हम भी कुछ ऑर्डर करते हैं कहीं सामान से, तो हमारे लिए वो सामान आता है तो डिलीवरी मैन करता है। तो बेसिकली गोल्गी अपैरेटस क्या, हमारा डिलीवरी मैन है जो हमें क्या करता है, सामान क्या देता है, प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा गोल्गी अपैरेटस है वो हमें किसकी फॉर्म में दिखता है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर फिलामेंट्स हो सकते हैं, या रॉड की शेप में होगा। और ये हमारा किससे ओरिजिनेट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। बेसिकली जो हमारा जो गोल्गी अपैरेटस है वो किससे ओरिजिनेट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, ईआर से, जो हमने अभी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, बहुत वेसिकल्स होते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के, और ये हमारे जनरली लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ में। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में गोल्गी अपैरेटस दिखाऊँ, ये देखो ये गोल्गी अपैरेटस दिख रही है आपको यहाँ पे, ये गोल्गी बॉडी कहते हैं इन्हें। देखो अभी ये किसके शेप में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, लंबी लंबी, ठीक है। और इसके साथ ये छोटे छोटे, अगर आपको ये छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इसे हम क्या कहते हैं, जो हमने अभी बात की थी, इसे हम डिफरेंट स्मॉल वेसिकल्स कहते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमारी वॉल्स होती है, और इसमें हमारे छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका काम ही ये होता है, ये वैक्यूल्स और वेसिकल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारे ये सिक्रीशन करते हैं सेल्स के लिए, क्योंकि सेल्स को एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब काम किससे होता है, हमारे गोल्गी अपैरेटस से। और इसका काम ये भी है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जो जितनी भी सिक्रीट करता है, ये से क्या भी करता है, डिलीवर भी हर जगह करता है। तभी से हम डिलीवरी मैन भी कह सकते हैं, डिलीवरी पार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लाइजोसोम्स की। इन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स। इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल, जो हमारे डाइजेस्ट कर रहे हैं हमारे फूड को, उसे हम क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स। ये हमारे स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है, जो इनके एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी हमारे सेल्स के अंदर जो भी फालतू चीज़ होती हैं उसे डिस्ट्रॉय करना, उसे डाइजेस्ट करना किसका काम होता है, लाइसोसोम्स का काम होता है। ये हमारा जो स्टोर फूड होता है उसे भी डाइजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द स्टार्वेशन ऑफ द सेल। जब सेल स्टार्व कर रहा हो, मतलब उसे खाना, इनफ फूड ना मिल रहा हो। और इसका काम क्या है, जितने भी जो डैमेज सेल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रैपिडली कौन डिस्ट्रॉय करता है, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करते हैं, खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर खुद के सेल्स इनके डैमेज हो गए तो ये अपने आप को बर्स्ट कर देते हैं, जिससे ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो इन्हें खुद ही खा जाते हैं। तो इन्हें तभी हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तभी इन्हें हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सेंटर ऑफ द सेल। उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की। जो हमारा सेंट्रोसोम है वो बेसिकली हमारा सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये हमारा क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं
सेल डिवीज़न के दौरान। अब मैं आपको बताती हूँ स्पिंडल फाइबर्स सेल डिवीज़न के दौरान पढ़ते हैं। ये आप आगे जाके सेल्स जब डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सेल डिवीज़न में हमें स्पिंडल फाइबर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। और हमारे डिवीज़न के बारे में 2 टाइप के डिवीज़न होते हैं हमारी बॉडी में, एक माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, उसके बेसिस पे बता रखा है। फिर जो हमारा जो सेंट्रियोसोम होता है उसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो शॉर्ट, जिनमें शॉर्ट बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो हमारे राइट एंगल से अरेंज होते हैं एक दूसरे के लिए। दिस वाई दे अपीयर इन दिस शेप, जिसे आपको दिख रहा है ऐसे शेप में ये दिखते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 2 सेंट्रियोल्स हैं और इनके नीचे क्या होता है, राइट एंगल के दौरान इनमें ऐसे बंडल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके दिख रहा है। इसे हम कहते हैं हमारे सेंट्रोसोम। और ये बात याद रखना, सेंट्रोसोम हमारे सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में हमारे सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो हमारे सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये हमारे ऑर्गेनेलीज होती हैं, डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, ओवल हो सकती है हमारी, ओवल हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, डिस्क शेप हो सकती है। और ये हमारे डिपेंडिंग, ये कलर पे भी डिपेंड होता है कि वो किस तरह की होती है, क्योंकि हमारे जो प्लास्टिड्स होती है वो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। प्लास्टिड बेसिकली अगर हम बोले तो जो हमारे जो कलर प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, उसे बोल सकते हैं प्लांट सेल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में जो कलर प्रोवाइड होता है। पहले तो हमारी प्लास्टिड होती है लीकोप्लास्ट कहते हैं। ये हमारी कलरलेस होती है, लीको का मतलब होता है वाइट। इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च स्टोर करना। जो आपने सेल्स ऑफ पोटैटो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीकोप्लास्ट होता है, तभी हमें जो पोटैटो को स्टार्च स्टोरिंग बॉडी कहा जाता है, क्योंकि अंदर उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, लीकोप्लास्ट प्रेजेंट है। देन हमारे आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो ये क्या करते हैं, हमारे प्लास्टिड्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हमारा येलो हो या फिर ऑरेंज हो या फिर रेड हो। बेसिकली आपको पता है ये प्रेजेंट होंगे हमारे फ्रूट्स में और फ्लावर्स में, क्योंकि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो बेसिकली वो कलर किसके थ्रू मिल रहा है उन्हें, प्लास्टिड्स के थ्रू मिल रहा है। और कौन से प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट। जो हमारे जो येलो पिगमेंट से एसोसिएट होते हैं उसे हम ज़ेंथोफिल कहते हैं, वो येलो कलर पिगमेंट होते हैं। और जो कैरोटीन होता है वो हमारा कैसा होता है, ऑरेंज और रेड कलर का पिगमेंट होता है। सम कलरिंग पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे ब्लू भी होता है, वॉयलेट भी होता है, पर्पल भी होता है, बट ये हमारे प्लास्टिड्स के साथ नहीं होता, बिकॉज ये क्या करता है, हमारे जो सेल सैप में होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और तब ये हमारे प्लांट को स्ट्रक्चर को कलर प्रोवाइड करता है। तो इन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन कहते हैं, क्योंकि जो क्रोमोप्लास्ट है वो 3 टाइप के बताए मैंने, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसके अलावा जो हमारे जो प्लांट्स में कलर पाए जाते हैं, ब्लू हो, वायलेट हो, पर्पल हो, ये हमारे प्लास्टिड से एसोसिएटेड नहीं होते, प्लास्टिड से नहीं होते। बेसिकली जो हमारा जो सेल सैप होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, हम सेल सैप कहते हैं, वो हमारे प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करता है। और वो हमारा जो पिगमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन्स। क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन्स। अब हम बढ़ते हैं लास्ट, सी होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, ग्रीन कलर प्लास्टिड होती है ये हमारे इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जिसका काम क्या होता है, हमारे लीव्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाना। जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारे उस जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है जहाँ हमारी लाइट ज़्यादा मिलती हैं, जैसे लीव्स। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स हमारे किसे एक्सपोज रहती है, हमारे सनलाइट को एक्सपोज रहती है। और इनके अंदर और भी पिगमेंट होते हैं जैसे ऑरेंज और येलो हो गए, पर हमारा जो क्लोरोप्लास्ट का जो क्वांटिटी होती है, क्लोरोफिल की जो क्वांटिटी होती है वो बाकी कलर से ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें जो लीव्स होते हैं वो कैसे कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो और जो हमारा, और हम बात करेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जब प्लांट हमारा खाना बनाते हैं उनके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, और इनके और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। इनसे हमारा क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस से जो हमारे जो प्लांट है वो क्या बना पाते हैं, खाना बना पाते हैं, और वो खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है।
ये याद रखना, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनका अपना खुद का डीएनए होता है और इनकी कैपेसिटी होती है खुद क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा, अच्छा आपने सुना होगा कि जैसे हमारी जो चिलीज़ होती है वो पहले ग्रीन होती है, फिर उसके बाद रेड टर्न हो जाती हैं। वो बेसिकली ऐसा होता है कि जब राइपनिंग हो जाती है तो जो हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है, और उसके बाद जो उसका जो कलर दूसरा कोई कलर होगा वो क्या हो जाएगा, टेक ओवर ले लेता है। जैसे चिलीज़ में रेड कलर टेक ओवर ले लेता है क्योंकि जो क्लोरोफिल था उसके अंदर वो क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस की, जो हमारे उसमें जैसे फर्स्ट था हमारा ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है। जैसे हमारा स्टार्च हो गया, ग्लाइकोगन हो गया और फैट हो गया, ये सब किस में स्टोर्ड रहता है, हमारे ग्रैन्यूल्स में। क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, इसमें ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये या तो स्टोरेज कर सकते हैं। तो ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। ये बहुत ज़्यादा क्लियर स्पेसेस होती है जो हमारे साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, और ये क्या करती रखती हैं, ये अपने अंदर पानी फिल्ड अप करके रखती है। इनके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है, जितना भी जो सब्सटेंस सोल्यूशंस में होगा वो सब किस में स्टोर रहता है, वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। जो आपको पता होगा जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सेल सैप प्रेजेंट रहता है। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स ज़्यादा लार्ज नहीं होते हैं, उनमें वैक्यूल्स के जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्यू होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर मैं आपको वैक्यूल्स दिखाऊं तो ये डायग्राम में देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जितना बड़ा प्लांट सेल में क्या एक वैक्यूल है, बट एनिमल सेल्स में आपको वैक्यूल इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो सेल सैप होता है वो इसी के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है वैक्यूल के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले ये हमारे पूरे हर चीज़ को, जितने भी लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं सेल के, उसको रेगुलेट करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है जो हमारे पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, वैसे सेल में न्यूक्लियस होता है जो हर चीज़ को क्या करता है, पूरे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये हमारा सेल डिवीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद इसमें फैक्टर्स, जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी हेरिडिटरी डिफाइन करते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक स्मॉल स्पेरिकल मास हमारा लोकेटेड होता है इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारा एक डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो हमारा फिल्ड होता है डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म से। अब जैसे मैंने बताया था, जैसे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और वो किससे भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से। जैसे हम साइटोप्लाज्म भरा रहता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। और जब हमारा सेल डिवीजन होता है, मतलब जब हमारा सेल डिवाइड होता है, दूसरा सेल बनाता है, तो जो हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं और रिबन लाइक हो जाते हैं, और इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। मतलब जो हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है वही आगे जाके चेंज होकर हमारा क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। जो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और दे हैव न्यूक्लियर मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर विच अगर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। अब जो हमारे में बताते हैं दो टाइप के स्पीशीज बोलते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिस कारण जो उनका जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो पूरे सेल्स में क्या होता है, फैला हुआ रहता है। इस वजह से हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जितने भी जो चीज़ें होती हैं वो परफेक्टली अपने ऑर्डर पे, मतलब सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में नहीं फैला होता है। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। हमारा जो ईच न्यूक्लियस है उसमें एटलीस्ट 1 न्यूक्लियोलस होता है सब में, क्योंकि सब सेल्स हैव मोर देन 1 न्यूक्लियोलस। किसी सेल्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई इन अ सेल इज़ फिक्स्ड, क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो बेसिकली किस में पार्टिसिपेट करता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में।
किसमें, प्रोटीन को बनाने में वो हमारे न्यूक्लियस की हेल्प करता है। और जो हमारा जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है वो भी हर स्पीशीज़ में डेफिनाइट होता है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स का नंबर 46 होता है और पेयर्स कितने होते हैं, 23 होते हैं, क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हो गए तो कितने हो गए, 23 पेयर्स हो गए। तो जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो जितनी भी स्पीशीज़ का होता है सबका क्या होता है, सेम होता है। हमारा अलग है, पर हमारा स्पीशीज़ जितने भी लोग हैं सबका जितने भी क्रोमोसोम होंगे सब में 23 पेयर्स होंगे। बट अगर हम किसी और के जैसे लायन की बात करते हैं तो उनकी स्पीशीज़ में 38 ही क्रोमोसोम्स होंगे। हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर में क्या कर रहे हैं, डिफ़र कर रहे हैं। अब हमारे क्रोमोसोम्स करते क्या हैं, क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, जो जेनेटिक करेक्टर्स हैं हमारे, जो हम अपने फीचर्स जो हमारे मॉम डैड से हमारे मैच करते हैं वो सब क्या करते हैं, वो कैरी करता है और पेरेंट्स से हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी में होता है वो क्या लेके जाता है। और जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग्स किससे पैदा होता है, मतलब अगर हमारा ऑफस्प्रिंग्स होता है तो वो किससे होता है, द एग ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म ऑफ द मेल। इन दोनों के फ्यूजन से हमारा क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, उससे हमारा ऑफस्प्रिंग बनता है, तब जाके हम इतने बड़े होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो एग होता है वो भी एक सिंगल सेल है और जो हमारा स्पर्म है वो भी सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। अब जो हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो बनता है हमारा क्रोमैटिन से। अब मैंने क्रोमैटिन्स के बारे में बताया, जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उसमें हमारे हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं, जो ये सब चीज़ें जो कैरी करके ले चलती है अपने साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीन्स। जीन्स जो होता है वो हमारे केमिकल कंपाउंड है जो हमारा बनता है डीएनए से। जीन्स किससे बनते हैं, हमारा डीएनए से बनता है। और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बता रखा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया था कि जो हमारा जो डीएनए है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग है, हमारा अलग है, आपका अलग है। कोई आपके पेरेंट्स का डीएनए का जो वो होगा फिंगरप्रिंटिंग, मतलब फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे सबका क्या है, डिफरेंट है। तो हम कैसे मैच करवा सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच करवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सबके अलग है। अगर आपको पता लगाना है कि आपके और आपका मॉम डैड आप उन्हीं के बच्चे हो, तो अगर आप अपना फिंगरप्रिंट उनसे मैच करवाएंगे तो जो डीएनए के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अगर आप दोनों के मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मॉम डैड वो है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान हम इन सब चीज़ों को पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीन्स एंड नॉट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज़। जीन्स डिटरमाइन करते हैं हमारे कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो स्पीशीज़ के वो कैसे कैसे होंगे। अब आपने देखा होगा जो लायन, टाइगर एंड हाउस कैट होते हैं सबके जो क्रोमोसोम्स होते हैं 38 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट उनका जो अगर आप देखोगे उनका लुक डिफरेंट है, उनके पास डिफरेंट जीन्स है और उनके जो क्रोमोसोम्स है वो सबके सब क्या है, डिफरेंट तरीके से अरेंज्ड है। पर क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, 38 है, बट उनके फीचर्स तो अलग होते हैं। टाइगर के फीचर अलग है, लायन के फीचर अलग है, और जो हमारी जो हाउस कैट है उनके फीचर्स अलग होते हैं, तीनों के फीचर्स अलग होते हैं। तो बेसिकली ये कौन डिटरमाइन करता है, हमारे जीन्स डिटरमाइन करते हैं। अब जो मैंने आपको ये जितने भी पार्ट्स के बारे में बताया, अब आप इस टेबल में अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको ये टेबल एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ये टेबल में क्या है, इसमें हम बेसिकली सेल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। पहला मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे एनिमल सेल्स में, और हमारे वो प्लांट सेल्स में लाइन नेक्स्ट टू होती है, पहले सेल वॉल होती है, और ये क्या होती है, वेरी थिन एंड लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और इसमें थिन पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। मैंने आपको बताया था जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल होती है, वो सिर्फ सिलेक्टिवली चीज़ों को अलाउ करने देती है अपने अंदर, और बेसिकली किससे बनी रहती है, लिपोप्रोटीन से, मतलब लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई रहती है, तभी इसे लिविंग मेम्ब्रेन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लिविंग सब्सटेंस यूज़ हो रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका ये है कि ये सेल को सराउंडिंग से अलग करके रखती है। दूसरा ये है कि ये एंट्री करती है वो भी सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस की, और ये हमारा शेप भी मेंटेन करती है किसमें, एनिमल सेल्स में। अब हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये हमारी नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये किससे बनी रहती है, हमारे सेल्यूलोज से बनी रहती है, और फ्रीली परमेएबल होती है। फ्रीली परमेएबल का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर क्या कर देती है, अलाउ कर देती है आना।
ये दूसरी बात क्या है, इसके फंक्शंस ये हैं कि ये हमारी शेप प्रोवाइड करती है प्लांट सेल्स को, और ये सब्सटेंस को अपने अंदर एंट्री करने देती है। और ये दूसरी बात क्या होती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को अच्छे से, क्योंकि वो आउटर मोस्ट लेयर है, तो बेसिकली वो सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगी पूरे सराउंडिंग से। अब हमारा तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। इसके बारे में हमने बता दिया। साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारे एक जेली लाइक जो फ्लूइड होता है पूरे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली हमारा मिक्सचर होता है वाटर का, और कुछ हमारे सॉल्युबल होंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ले सकते हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है हमारी। देखो साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस नहीं लेते, एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, जो हमारा जितना भी सेल के अंदर जो बचा है कंटेंट, वाटरी कंटेंट, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है जो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं, रिएक्शंस हैं, वो सब किस में होती हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में होती हैं। और ये बेसिकली हमारा सीट ऑफ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। तो हमारा जो भी रेस्पिरेशन होता है, जो सेल हमारा जो रेस्पायर करता है, वो सबके जो फंक्शंस होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, ER की। ये बेसिकली मैंने आपको बताया था एक इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। ये बेसिकली क्या करता है, हमारी जो इसकी आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है, और जो इनर लेयर होती है वो हमारी न्यूक्लियर से अटैच होती है। ये हमारा स्मूथ और रफ हो सकता है। अगर इस रफ होगा तो मतलब इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर स्मूथ होगा तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये बेसिकली हमारा क्या करता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, सेल को सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है। और दूसरा क्या करता है, ये प्रोटीन्स और फैट्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और ट्रांसफर करता है अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ये बेसिकली बहुत सारे शेप में प्रेजेंट होता है, बट इसे हम सॉसेज लाइक कहते हैं। मैंने आपको बताया था डबल मेम्ब्रेन है, और इसमें जो इसकी जो इनर वॉल्स जो इसकी फोल्ड में प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, इसमें खुद का DNA प्रेजेंट होता है और इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, तो इनका DNA भी इसका खुद का प्रेजेंट है। और ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या करते हैं, खुद करते हैं, इन्हें सेल से लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रोटीन क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो हमारे जो सेल है उसको ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या करता है, ये हमारा जो रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं उन्हें ये क्या करता है, फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस। एनिमल सेल्स में हम गोल्गी अपैरेटस कहते हैं इन्हें, और जो प्लांट सेल्स होते हैं हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं इन्हें। ये हमारे क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन स्टैक्स होते हैं। ये किससे बने, तो देखो इसमें ये जो गोल गोल से दिख रहे हैं आपके वैक्यूल्स हो गए, वेहिकल्स होते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स हो गए जो लंबे लंबे से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स तीनों प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स बनाते हैं, ये हार्मोन्स बनाते हैं। और आपने जो स्पर्म होता है उसमें जो एक्रोसोम होता है उसका भी फॉर्मेशन कौन करता है, हमारा गोल्गी अपैरेटस करता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। ये बेसिकली स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में पूरे इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, या फिर ये हमारे क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलम के साथ क्या हो सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं। ये हमारा क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, और इनका मेनली कंपोज्ड ऑफ RNA। ये किससे बने रहते हैं, RNA से बने रहते हैं। और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन फैक्ट्री कही जाती है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स हमें क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव के लिए। ये हमारा डाइजेशन करता है, जितने भी जो फॉरेन सब्सटेंस आते हैं बाहर से उन सबको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर कोई क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म इंजर्ड है या फिर उसे कुछ हो गया, डैमेज है, तो ये क्या करता है, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी इसे सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। और ये जो हमारे जो बोन्स की जो कार्टिलेज बनती रहती है उससे भी डाइजेशन का जो काम होता है वो कौन करता है, हमारा लाइसोसोम करता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम, जो हमारे सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम्स जो होते हैं हमारे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स हैं, और उसके बाद ये छोटे छोटे क्या है, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं।
ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्हें एस्टर रेज कहते हैं, ये हमारे किसके लिए काम आते हैं, सेल डिवीज़न में काम आते हैं। तो इनका काम क्या होता है, रेगुलेट सेल डिवीज़न, और क्या बोलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स। ये जो एस्टर्स हैं इनके हेल्प के थ्रू ये क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। फिर हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की, जो हमारे सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा सब मोस्ट कॉमन जो हमारा प्लास्टिड्स पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाना। बेसिकली जो हमारा प्लास्टिड होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स में। आपको पता होना चाहिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वैसे प्लास्टिड्स में अपने यहाँ खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड्स करते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं दूसरे, वो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए काम आते हैं। लीकोप्लास्ट का काम होता है वो स्टार्च स्टोर्स करके रखते हैं। और जो एंथोसाइनिन मैंने बताया था वो क्या होते हैं, हमारे सेल सेप में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारे प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारे पूरे पार्ट ऑफ द सेल में। ये हमारा बेसिकली जो होता है स्पेरिकल होता है, डेंस होता है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिससे ये एंट्री करवा सकता है अपने अंदर, एग्जिट करवा सकता है। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। और जिसमें क्रोमेटिन फाइबर्स में क्या कंटेंट होता है, हमारा डीएनए। तो इसका काम क्या है न्यूक्लियस का, बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल हो गया। ये हमारा क्या करता है, सेल डिवीजन को रेगुलेट करवाता है। अगर हट जाता है, अगर सेल हमारा डाई हो जाता है, अगर सेल मर जाता है तो न्यूक्लियस भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, इसमें हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, हमारे जीन्स को कैरी करवाना ऑफस्प्रिंग्स टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई नहीं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। ये बेसिकली हमारी 1 और मोर राउंड शेप न्यूक्लियाई होती है जो प्रेजेंट होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इसका ये जो दिख रही है आपको छोटी छोटी राउंड जो न्यूक्लियाइज है, न्यूक्लियस तो पूरा ये पूरा पार्ट हो गया, ये छोटा सा जो पार्ट है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। किसी किसी सेल में एक से ज़्यादा होती हैं। इनका काम क्या होता है, राइबोसोम प्रोड्यूस करना। ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है और हमारा जो आरएनए है उसे स्टोर करके रखती है। और ये राइबोसोम को बताती है कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, तो इस वजह से इसी के ऑर्डर सुन के जो हमारा जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोलस का काम हो गया। अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स की। क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे डीएनए के थ्रेड से बने हुए रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंडेंस जो होता है मैटर होता है, ये पूरा हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इसका काम ही ये होता है कि इसे क्या करना होता है, सेल डिवीजन करना होता है। और इसका फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम से हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन पास करवाता है और द जीन्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट्स के जो हमारे नॉन लिविंग थे, जिसे मैंने बताया था वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने खुद के तरीके में। वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें हमारा वाटर और सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और प्लांट सेल्स में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल्स में कम होते हैं, मैंने बताया था। और वैक्यूल्स की जो कवरिंग होती है, जो इन्हें कवर्ड की जो लेयर होती है बाहर, से टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो फंक्शन ये होता है, ये हमारी बेसिकली सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारे सेल होते हैं स्वेल हो जाता है तो उसे टर्जिडिटी कहते हैं। और हमारा जो स्टोरेज ऑफ वाटर, ये बेसिकली हमारा वाटर को स्टोर करके रखता है, सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है, फूड को स्टोर करके रखता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। अब हम बात करते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल बेसिकली ये जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम स्टार्च में। तो ग्रेन्यूल स्टार्च तो एनिमल प्लांट सेल्स के उसमें पाया जाता है, ग्लाइकोजन इन द एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये बेसिकली हमारा जो फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इससे हमारे सेल्स को क्या होता है, फूड प्रोवाइड होता है, क्योंकि जो भी फूड होता है वो ये अपने अंदर स्टोर करके रख देते हैं, तभी हम इन्हें क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स। अब द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब हम देखते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या होता है। बोथ कंटेंट, सब में दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। हमने इनके बारे में देख लिया, पर इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिफरेंसेस अब देखेंगे। अब आप इसको स्ट्रक्चर देख सकते हैं।
यहाँ पे प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल्स हैं। इसमें वैक्यूल्स देखो मैंने बताया था, जो एनिमल सेल्स होते हैं वैक्यूल्स कम होते हैं, बट जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स का जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते, पर जो हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे। पहली बात हम फीचर्स देखते हैं। जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में डेफिनाइट सेल वॉल होती है, और वो हमारी किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। बट एनिमल सेल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। हमारा प्लांट सेल्स में मैंने बताया था सेंट्रोसोम नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, बट हमारा एनिमल सेल्स में होता है, बिकॉज सेल डिवीजन के लिए हमें सेंट्रियोल्स की ज़रूरत पड़ती है। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल्स में वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सक्रीशन और स्टोरेज के लिए, सिक्रीशन के लिए वैक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। बट एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और टेम्प्रेरी होते हैं। और प्लांट सेल्स में हमारे प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट हमारे जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि प्लांट सेल्स को ही हमें कलरिंग मैटर चाहिए होता है, एनिमल सेल्स को ज़रूरत नहीं होती। ये तो हमारे थे स्ट्रक्चरल डिफरेंस की, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंस की, मतलब क्वांटिटी के उसमें क्या डिफरेंस है। साइज़ की बात करें तो जो प्लांट सेल्स होता है वो एज यूजुअली लार्जर होता है और उसकी डिस्टेंट आउटलाइंस होती है, बट एनिमल सेल्स का तो स्मॉल होता है और इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो इतने अच्छे से डिफाइन नहीं होती है। जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है प्लांट सेल्स में वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है, बट जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ग्रैनुलर, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म का अरेंजमेंट होता है, इसमें प्लांट सेल्स में ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म जो होती है वो हमारी पेरीपेरी में पुश्ड होती है, बट इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो पूरा हमारे एंटायर सेल में फिल्ड होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म बहुत ही मतलब कम लाइनिंग होती है, ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है पूरे एंटायर सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मैंने बता दिया और क्वांटिटेटिव डिफरेंस मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। जो साइंटिस्ट है वो प्रोटोप्लाज्म टर्म बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं। द लिविंग सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो लिविंग सब्सटेंस होता है हमारा जो सेल में कंटेंट होता है लिविंग सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक हमारा ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है, या तो कलरलेस होता है या फिर उसका कलर ग्रेइश हो सकता है या ब्राउनिश हो सकता है, तो हम उसे कलरलेस मैटर कहते हैं। जो केमिकल कंपोजिशन होता है प्रोटोप्लाज्म का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमेशा एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, वेरी कर सकता है। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, जो कंपोजिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा या तो बना रहता है कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस। ये क्या होता है, ये सेम होता है सब सेल में, जितने भी सेल्स में जो कंपोजिशन होता है ये सबका क्या होता है, सेम होता है। बट दीज एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड्स। ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये ट्रू है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट मतलब वो नहीं बता सकते, कंपोजिशन नहीं बता सकते किसी भी चीज़ का, तुम किसी भी चीज़ का एक्यूरेटली कंपोजिशन नहीं बता सकते हो। बिकॉज इट सीजेस टू प्रोड्यूस एज इट इज़ रिमूव फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग मैटर होता है, द टोटल सब्सटेंस ऑफ लिविंग सेल, इट इज़ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, जो लिविंग मैटर है पूरा टोटल प्रेजेंट है हमारा लिविंग सेल्स में, वो हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उन दोनों को ही हम इकट्ठा क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम करते हैं डिफाइन सेल को, कि सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सेल जो होता है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक होता है कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग सब्सटेंस एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। और एनिमल प्लांट सेल्स में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं और ना हो सकते, वो मैंने आपको उसके डिफरेंसेस बता दिए। तो बेसिकली जो सेल है वो हमारा एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमारा किससे कंसिस्ट है, क्या है उसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि हमारा जो प्रोकैरियोट होता है और यूकैरियोट होता है वो क्या है। इसमें इसका पूरा डिफरेंसेस बता रहे हैं, हम उसके बारे में देखेंगे।
प्रोकैरियोट का मैंने बताया था जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली कैसा होता है, पूरा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो भी न्यूक्लियस का जो सब्सटेंस होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, वो पूरा हमारा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। पर यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। बेसिकली उसमें जो सेल होता है बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म न्यूक्लियस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उनके डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, पहला तो डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट सेल में कि उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, दूसरा है उनका जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है उसकी सिंगल लेंथ होती है। तीसरा है इसमें राइबोसोम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उसके अंदर ज़्यादा कोई ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती है, ज़्यादा ऑर्गेनेलीज कोई प्रेजेंट नहीं होती। एग्जांपल होगा जैसे बैक्टीरिया, ब्रू, ग्रीन एल्गी हो गई, हमारी साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब यूकैरियोट में क्या होता है, हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। हमारा जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। और जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बनता है, हमारा डीएनए प्लस प्रोटीन से। इसमें लार्जर राइबोसोम होता है जिसमें हमारा प्रोटीन सिंथेसिस आसानी से हो सकता है। इसमें ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हमारा गोल्गी अपैरेटस होता है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होती है। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं, सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी कोई डिफाइन नहीं है, और एक छोटा सा क्या है, एक सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। ऐसा होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में ऐसा होता है। और एग्जांपल क्या हो गया हमारे यूकैरियोट के सेल, जैसे हमारे अमीबा हो गया और हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम बात करते हैं जितनी भी एक्टिविटी हमारी परफॉर्म होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो एक ऑर्गेनिज्म एज अ होल हम देख के चलेंगे। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ड्यू टू द ग्रोथ इन साइज एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। जो हम ग्रो कैसे करते हैं, जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारा सिंगल सेल होता है जब हम एम्ब्रियो होते हैं। फिर जब वो जो सेल्स क्या होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, उससे कारण हमारे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं। और उसके बाद हम पूरे ह्यूमन बींग पूरे फॉर्म हो जाते हैं वो छोटे से सेल से। तो वो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सेल डिवीजन हो रहा है, हमारे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी सब्सटेंस है और सेल सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। फिर हम सेकंड पॉइंट्स की तरह देखेंगे, रिपेयर का मतलब ये है कि जब भी हमारे कोई भी हमें, जैसे हमारे कोई भी कहीं चोट लग जाती है, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके हाथ में कभी चोट लगी या कट गया, थोड़े टाइम बाद आपको जो कुछ दिनों बाद आप देखोगे आपकी स्किन पहले जैसी ही हो जाती है कटने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप रिपेयर होने लग जाते हैं, और सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। तो हमारे जो सेल्स होते हैं जितनी बार डिवाइड करते हैं हमारी स्किन को, उतनी बार वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो सेल्स का काम रिपेयर करना भी होता है, वो रिपेयर में भी हमारी मदद करते हैं। फिर तीसरा है हमारा मूवमेंट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द सेलुलर पार्ट। अब जैसे जो एनिमल्स है वो वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, जंप कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो ये जो हेल्प ऑफ मसल्स है, तो मसल्स में जो सेल्स है वो कौन से सेल्स है, हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, जो हमारी क्या करते हैं, हमारे बोन्स को क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो हमारा जो यहाँ तक कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, वो भी हमारा क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, हिस्सा है। क्योंकि जो हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो सब मसल्स जो हो रही है हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द सेल्स। क्योंकि जो हमारी मसल्स है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो हमारे जो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, हम चीज़ें कर पा रहे हैं। अब जैसे जो फेदर्स होते हैं जो हमारे बर्ड्स को फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं, वो भी किसका प्रोडक्ट है, सेल का प्रोडक्ट है। सेल्स इतने सारे फॉर्म हुए तब जाके वो फ्लाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हमारा मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, टच मी नॉट प्लांट, जो हमारा मिमोसा पुडी का प्लांट होता है, अगर उसे हम टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, एकदम से जो सेल्स जो वो होते हैं, लीव्स होते हैं, वो ड्रॉप डाउन मतलब बंद हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो फिर से सेम हो जाते हैं, सेम जैसे हो जाते हैं। तो बेसिकली कि एक्टिविटी ऑफ द सेल, वो भी सेल से बने, तो सेल्स की एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे जो प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है, जैसे हमारे जो रूट्स हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लांट, या रूट्स जो हमारे पानी ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो पहुँचा रहे हैं सब जगह पे,
और जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं ये सब किसके दौरान हो रही है, हमारी एक्टिविटी ऑफ सेल्स की। क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं उन्हें क्या चाहिए होती है, जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो सेल्स की वजह से होती है। चाहे वो प्लांट्स में बेंडिंग मूवमेंट्स हो, टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो, टुवर्ड्स लाइट हो, सब किसका काम है, हमारे सेल्स का काम है। यहाँ तक कि जो हमारे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो हमारे जो स्टोमेटा के क्लोज होता है लीव्स में रात के दौरान टाइम पे, यहाँ पे हमारे जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के जो ओपन होते हैं, वो सब बिकॉज ऑफ ड्यू टू द वाटर कंटेंट। जो हमारे सेल में जो वाटर कंटेंट होता है उनके चेंजेस के होने पे ये जब जितनी भी चीज़ें हम अपने आंखों से सी करते हैं ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। तो सेल ही हर चीज़ को क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। हर चीज़ जो फिनोमिनन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सेल के थ्रू वो सब कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। चौथा है हमारा फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। जो हमारे जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग में वो क्या करते हैं, हमारा फूड को टेस्ट करते हैं। जो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं जॉ में वो क्या करते हैं, हमारे जॉ को मूव करवाते हैं, तब जाके हम अपना फूड च्यू करते हैं हमारी। और जो हमारी टंग है वो हमारे फूड को स्वॉलो करने में यूज़ होती है। तो ये सब क्या है, जितनी भी चीज़ें हमारी टंग है, हमारे जॉज है, सब किससे बने, सेल से बने। और हमारे सेल ही मूवमेंट करवा रहे हैं जिसके कारण हम चीज़ें कर पा रहे हैं। जो भी हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फिर वो फूड हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, फिर इंटेस्टाइन्स में जो फूड है वो ऑब्जर्व होता है। तो जितना भी जो ऑब्जर्व हो रहा है सब चीज़ें जो हो रही हैं सब कौन कर रहा है, हमारे सेल्स कर रहे हैं। अब जो हमारा जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो हमारा स्टोर होता है हमारे फैट सेल्स में, हमारी बॉडी के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है जैसे फैट सेल्स होते हैं फैट सेल्स में, और ग्लाइकोजन होता है हमारे लिवर के सेल्स में, ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारा एक्स्ट्रा फूड। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। जो भी हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड है जो हमारे घूम रहे हैं इधर से उधर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में, उनमें जो फोर्सेस लग रहा है वो हमारे कौन लगा रहा है, हमारे सेल्स हमारे मूवमेंट करवा रहे हैं हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में भी क्या ज़रूरी है, हमारे सेल्स ज़रूरी है। अब हमारे रेस्पिरेटरी जो गैसेस ट्रांसपोर्टेड हो रही है हमारी लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो किससे हो रही है, हमारे ब्लड सेल से हो रही है। तो बेसिकली जितना भी है हमारा ब्लड जो सर्कुलेट करवा रहे हैं, हमारे ब्लड सेल सर्कुलेट करवा रहे हैं। हमारे जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कौन सर्कुलेट करवा रहे हैं, हमारे सेल्स सर्कुलेट करवा रहे हैं, किसके, रेड ब्लड सेल्स। अब जो हमारा जो बॉडी है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे डिजीज़ और जर्म से, कौन से सेल्स प्रोड्यूस, मैंने बताए थे आपको पहले, WBCs वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को सर्टेन डिजीज़ के और जर्म्स के से क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिससे हम अपने जो जर्म्स हैं, जो जर्म्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं उन्हें किल कर सकें, और उनके जो इफेक्ट है उन्हें क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकें, कि जिसके कारण हमें कोई दिक्कत ना हो आगे जाके। अब जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम फील करते हैं, जितना भी जो सेंसेशन हो, चाहे हम किसी चीज़ को टच करते हैं या हमारी बॉडी में कोई पेन हो रहा है या फिर हमें पता चल जाता है कि अभी ठंडा है या फिर गर्म है, ये सब जितने भी जो हम चीज़ें फील कर पा रहे हैं वो सब किसके थ्रू कर पा रहे हैं, सेल्स के थ्रू कर पा रहे हैं, जो हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं जिसके कारण हम फील कर सकते हैं हर चीज़ को। जो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी मसल्स को ऑर्डर करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिससे जो ये जो सिक्रीट करते हैं जो सेल्स, इनकी वजह से हमें रिस्पांस मिलता है। तो मेमोरी और जो कैपेसिटी जो होती है, और जो हमारी जो बॉडी हीट होती है जो हम मेंटेन करके रहते हैं, थर्मो रेगुलेशन, ये सब हमारा हमारे जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है इसके कारण हमारी जो बॉडी हीट है वो मेंटेन करके रहती है। हम क्या होता है, हम कूल डाउन हो जाते हैं जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है। और मतलब जैसे कूल डाउन हम कैसे होते हैं, जब भी हमारा जो टेम्परेचर हाई होता है तो हम क्या करते हैं, स्वेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रख सकते हैं। वो भी हमारे सेलुलर एक्टिविटीज़ के कारण, जो हमारे सेल्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनकी वजह से हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सेल्स, और वो किसके थ्रू होता है, सेल्स के एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। जैसे एग्स और स्पर्म्स फर्टिलाइज करके हमारे एम्ब्रियो बनाते हैं, वैसे ही प्लांट्स में हमारे क्या बोलते हैं, प्लांट्स में जो होते हैं जो सेल्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस करके हमारे सीड्स बनाते हैं। वो भी सब सेल्स ही हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल सेल।
जो हमारा जो प्लांट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं हमारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद वो जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा स्टेम के जो सेल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं हमारा फूड और वाटर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में। और वो बेसिकली किसके कारण हो रहा है, हमारे रूट सेल्स, जो हमारे जो रूट सेल्स प्रेजेंट है हमारे रूट्स में, उनका काम क्या होता है वाटर को अब्जॉर्ब करना और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें पूरे पार्ट्स ऑफ अ बॉडी में पहुँचाना। तो ये हमारे सेल के फंक्शंस, जो हम सेल्स के बारे में जो इतनी सारी चीज़ें हमारा जो सेल करता है, ये हम उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है सब सेल के कारण है। तो हर सेल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेल डिफरेंट फंक्शंस क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लाइट। जो हमारी जो लाइट होती है वो हमारे जो लीव्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और इसके कारण हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है और प्लांट अपने लिए क्या बना पाते हैं, फूड बना पाते हैं। फिर 13 पॉइंट है हमारा, जो फ्लावर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को बाय देयर कलर, और जो उनके जो कलर है, उनके जो पेटल सेल्स में जो कलर्स होता है और जो नेक्टर वो सिक्रीट करते हैं, वो सबके सब कौन करते हैं, सेल्स का फंक्शन है। क्योंकि कलर भी उन्हें कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो नेक्टर सिक्रीट कर रहे हैं उसके लिए भी उनकी बॉडी में क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। तो जितना भी जो काम है वो सब कौन कर रहा है, हमारा सेल कर रहा है। अब यहाँ पे है जो मैंगो सीड है वो हमारा मैंगो प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, और जो हमारा जो हैन एग है वो हमारी हैन ही प्रोड्यूस करती है। जो हमारा जो ट्रांसमिशन है हमारा पेरेंटल फीचर्स का अपने यंग वंस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये हमारा डिपेंडेंट होता है हमारे एग्स और स्पर्म में, जो उन्हें कैरी करके रखता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, देयर इज़ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनिज्म, जो हमारे सेल के द्वारा नहीं की जाती। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमारे सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हर जगह हमारे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। बट सेल्स ऑफ कोर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। चाहे वो हमारे लंग्स के सेल हो, चाहे हमारे हार्ट सेल्स हों, चाहे हमारे बॉडी सेल्स हो, चाहे हमारे मसल सेल्स हो, सबका जो फंक्शन है सबका डिफरेंट है। बट जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे हम वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब में कौन कर रहा है, हमारे सेल्स कर रहे हैं। तो सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस पूरे चैप्टर्स में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल्स क्या क्या फंक्शंस करते हैं, कैसा होता है। आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा कि ये जो लेक्चर, ये सेशन हमने कंप्लीट किया है, आई होप। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपको समझ में आए, ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं आसानी से। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता हुआ, थैंक यू।